हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपके पुष्पी पादपों की आकारी की, जो आपके 11th क्लास का चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकारी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपके 80% भाग है वो न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है। तो जो कुछ थोड़ा सा भाग बचता है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपके क्या क्या बाकी है, एक तो पुष्प क्रम, उसके अलावा पुष्प के बारे में पूरी संरचना, उसके कार्य के बारे में, और उसके अलावा कुछ जीवों के मतलब महत्वपूर्ण पुष्पों के लक्षण, जैसे पुमंग को कैसे दर्शाया जाता है, जायांग को कैसे दर्शाया जाता है, वो सब उसके बारे में। और एक सोलेनेसी और लिलिएसी कुल के बारे में वर्णन। सोलेनेसी लिलिएसी, वैसे आपके बुक में सोलेनेसी, लिलिएसी और फाबेसी 3 प्रकार के कुल दिए गए हैं, लेकिन जो फाबेसी कुल है उसको आपके इस सिलेबस से हटा दिया गया। तो अपन को 2 ही कुल पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो सोलेनेसी और एक लिलिएसी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पुष्प क्रम के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पुष्प क्रम क्या होता है आपको पता है। कोई भी पादप है, देखिए कोई भी ये पादप है, ये पत्ती लग गई यहाँ पर, ये जो अक्ष कहलाती है ये पुष्पीय अक्ष कहलाती है। और इस पर पुष्प के लगने के क्रम को क्या बोला जाता है, पुष्प क्रम बोला जाता है। तो इस प्रकार का ये जो क्रम लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, पुष्प क्रम। और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोला जाता है, पुष्प क्रम बोला जाता है। और पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, पुष्पीय अक्ष। देखिए स्टूडेंट्स, पौधे का जो भाग जमीन से नीचे होता है वो आपके मूलांकुर कहलाता है, और जो आपके जमीन से ऊपर होता है वो प्रांकुर कहलाता है। तो प्रांकुर का एक भाग रूपांतरित होकर किसका निर्माण करता है, पुष्प का निर्माण करता है। और इसलिए जो पुष्प है इसको क्या बोला जाता है, रूपांतरित प्ररोह है बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुष्प क्रम की परिभाषा लिखते हैं। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये इस प्रकार लगने के क्रम को बोल दिया। अब ये जो पुष्प लगते हैं उस आधार पर पादप है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सहसीमाक्षी और एक होता है असीमाक्षी। अब देखिए सहसीमाक्षी का मतलब क्या होता है कि ये जो प्ररोह का भाग बढ़ रहा है और इसके अगर लास्ट बिंदु पर पुष्प लग गया तो फिर इसके आगे की वृद्धि नहीं होगी, यानी सीमा पर जो पुष्प लग जाता है फिर उसकी आगे अक्ष की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, सहसीमाक्षी पुष्प बोला जाता है। यानी सहसीमाक्षी आप किसको बोलोगे कि पुष्पीय अक्ष पर अंतिम क्रम में जो पुष्प लग जाता है उसको क्या बोलेंगे, पुष्पीय सहसीमाक्षी पुष्प बोलेंगे, और जिसके कारण पुष्प की आगे क्या है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सहसीमाक्षी और एक होगा असीमाक्षी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले पुष्प क्रम के प्रकार कौन कौन से होंगे। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सहसीमाक्षी पुष्प क्रम, और दूसरा है असीमाक्षी पुष्प क्रम।
सहसिमाक्षी किसे बोलेंगे? जब पुष्प शीर्ष पर लग जाए, जिसके कारण अक्षीय वृद्धि, अक्ष की लंबाई रुक जाए, उसे क्या बोला जाता है? सहसिमाक्षी पुष्पक्रम। जैसे देखिए, इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? सहसिमाक्षी पुष्पक्रम। और फिर दूसरा है असिमाक्षी पुष्पक्रम। जब पुष्प अक्ष के सिरे पर ना लगे, तो उसे क्या बोला जाता है? असिमाक्षी पुष्पक्रम। और वो किस प्रकार का होगा? इसमें देखिए, जो पुष्प होते हैं ना, वो साइड में लगते रहते हैं, और जो मुख्य अक्ष होती है ना, वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? असिमाक्षी पुष्पक्रम। तो पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। इस सहसिमाक्षी और असिमाक्षी में एक पॉइंट आप और नोट कर लेना कि आप बताइए, सोचिए कि सीमित वृद्धि किस में होगी, यानी एक निश्चित समय के बाद वृद्धि किस पुष्प में रुक जाती है? तो ध्यान रखना, सहसिमाक्षी में रुक जाएगी, क्योंकि इसमें फिर आगे वृद्धि नहीं होती है, जबकि इसके अंदर असीमित वृद्धि होती रहती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सीमित वृद्धि होती है। और इसमें लिखना, असीमित वृद्धि होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नोट करने के बाद अब हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं कि किन पादपों के अंदर पुष्प है वो किस प्रकार लगे रहते हैं, या सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्प की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट, पुष्प। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि पुष्प एक प्रकार की क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, यानी ऊपर का भाग जो रूपांतरित हो जाता है पुष्प के अंदर, इसलिए प्ररोह वाला भाग रूपांतरित होता है, इसलिए पुष्प को क्या बोला जाता है, एक प्रकार की रूपांतरित प्ररोह है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि पुष्प पौधे का लैंगिक अंग किसे बोला जाता है, तो लैंगिक अंग किसको बोला जाता है, पुष्प को बोला जाता है। यानी पुष्प के अंदर लैंगिक भाग बोला जाता है, इसके अंदर पुष्प के अंदर जो पुमंग और जायांग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लैंगिक अंग बोला जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, लैंगिक जनन का स्थल बोला जाएगा इसको। तो नेक्स्ट देखिए हम डिस्कस करते हैं पुष्प के बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, ये पादप का लैंगिक जनन स्थल है। लैंगिक जनन स्थल है। या एक बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया था कि पौधे का जननिक भाग कौन सा है या पौधे का लैंगिक अंग कौन सा है, तो उसमें भी आंसर आपके पुष्प, पत्ती, तना, मूल ये सब दे दिए थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पुष्प। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो पुष्प होता है ना उसके अंदर 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। जो सबसे बाहरी मोटा दल होता है जिसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स या बाह्य दल बोला जाता है। उसके अंदर जो पंखुड़ियां होती है पुष्प की विभिन्न रंगों की, उनको क्या बोला जाता है, कोरोला या दल पुंज बोला जाता है। उसके बाद पौधे के अंदर जायांग और पुमंग पाए जाते हैं। जो नर लैंगिक अंग होते हैं वो पुमंग कहलाते हैं, और जो मादा लैंगिक अंग होते हैं वो जायांग कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें एक पुष्प में ही नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों उपस्थित रहेंगे, तो उसको उभयलिंगी पुष्प बोला जाता है। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग पुष्पों के अंदर नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग होते हैं, इसलिए उनको एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं, पुष्प के मुख्यतया 4 भाग होते हैं। अब देखिए 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पुमंग, जायांग, कैलिक्स, कोरोला, या इसको क्या बोला जाता है, दल पुंज, और कैलिक्स, यानी इसको बोला जाएगा बाह्य दल पुंज। ठीक है, जो पुमंग और जायांग होते हैं इनको मुख्य लैंगिक अंग बोला जाता है, मुख्य लैंगिक अंग या मुख्य जननिक अंग, क्योंकि जनन की प्रक्रिया इन्हीं में होती है, इन्हीं के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, तो इनको मुख्य जननिक अंग, जबकि कोरोला और कैलिक्स को बोला जाता है सहायक जननिक अंग। सहायक जननिक अंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए पुमंग को हम नर जनन अंग भी बोल सकते हैं, और जायांग को हम मादा जनन अंग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी किसको बोलेंगे? जब एक ही पुष्प में दोनों साथ में उपस्थित हो, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, तो उसको उभयलिंगी पुष्प बोला जाता है। और जब नर जनन अंग अलग पुष्प में हो, यानी पुमंग अलग पुष्प में हो और जायांग अलग पुष्प में हो, तो उस पुष्प को हम क्या बोलेंगे? एकलिंगी। हम देखेंगे अगर कोई पुष्प लेंगे उसमें देखेंगे कि अगर पुमंग और जायांग दोनों है तो हम बोलेंगे ये उभयलिंगी पुष्प है। और यदि उसमें या तो जायांग है या पुमंग है, केवल एक है और एक किसी दूसरे पुष्प में अपन को मिलेगा, तो अगर एक ही लैंगिक अंग किसी पुष्प में उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प। तो नेक्स्ट परिभाषा नोट करते हैं। यदि पुमंग तथा जायांग एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उस पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी यदि पुमंग तथा जायांग एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उस पुष्प को क्या बोला जाता है? उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि पुमंग तथा जायांग अलग अलग पुष्पों में उपस्थित हो तो वे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो वे पुष्प क्या कहलाएंगे? एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स फिर हम पुष्प के जो चारों भाग है इनको थोड़ा पढ़ते हैं कि केलिक्स की क्या होता है, कोरोला क्या होता है, पुमंग जायांग क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं केलिक्स। देखिए ये जैसे कोई पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प है, पुष्प के अंदर जायांग और पुमंग होंगे या एक होगा वो अलग बात है। ये पुष्प है। अब देखिए पुष्प के साइड के अंदर जो रंग बिरंगे पतली पतली संरचनाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है दल पुंज। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये संरचनाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है दल पुंज। और पौधे में सबसे आधारीय भाग में जो हरी पत्तेदार संरचना होती है मोटी मोटी, उनको क्या बोला जाता है? बाह्य दल बोला जाता है। या इनको क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ये क्या है? बाह्य दल, या इसको कैलिक्स बोलेंगे।
जबकि ये होता है दल पुंज या कोरोला। ठीक है, तो जो दल पुंज होंगे वो रंगीन होंगे। ये कैसे होते हैं? रंगीन और चमकदार। जबकि बाह्य दल होंगे वो हरी हरी संरचना, हरी पत्तेदार संरचना होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए इनके हम पॉइंट्स लिखते हैं। बाह्य दल सबसे पहले, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। और बाहरी भाग होता है मतलब एक तरह की रक्षा करने का काम करता है। यानी जब पुष्प शिशु अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है, तब ये क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, पुष्प का सबसे बाहरी भाग यह भाग कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह हरे पत्ते के समान संरचना रहता है। ये हरे पत्ते के समान होता है। अब देखिए जो पुष्प के बाहर के बाह्य दल है वो अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको संयुक्त बाह्य दली बोलेंगे। अगर वो अलग अलग है तो उसको पृथक बाह्य दली बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि पुष्प के बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हो तो उसे संयुक्त बाह्य दली कहते हैं। बाह्य दली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि पुष्प के बाह्य दल
आपस में जुड़े हुए ना हो, अर्थात अलग अलग हो, तो उसे पृथक बाह्य दली कहते हैं। पृथक बाह्य दली कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं दल पुंज। या इसे क्या बोलेंगे, कोरोला। बाह्य दल का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, दल पुंज। बाह्य दल का आंतरिक भाग, इसे सामान्य भाषा में पंखुड़ी भी कहते हैं। पंखुड़ी भी कहते हैं। ये रंगदार तथा ये रंगीन तथा चमकीले होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कीट है वो पुष्प की तरफ आकर्षित कब होगा, या तो उसमें मकरंद होगा या वो विभिन्न प्रकार के रंगों युक्त होंगे, तो वो कीट क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं और परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाते हैं, तो परागण की क्रिया कंप्लीट करवाते हैं। तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग सहायक होता है, दल पुंज या कोरोला, क्योंकि ये रंगीन होता है और कैसा होता है, चमकीला, अट्रैक्टिव होता है, तो कीट है वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य भाषा में इसे क्या बोला जाता है, पंखुड़ी बोला जाता है, और ये बाह्य दल का आंतरिक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी भाग के कारण कीट पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं तथा परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। और देखिए एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जिस प्रकार बाह्य दल अलग थे और संयुक्त भी होते हैं, तो उसी प्रकार दल पुंज भी अगर अलग होंगे तो उनको पृथक दली बोला जाता है, और यदि दल पुंज एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसको संयुक्त दली बोला जाता है। पहले ये परिभाषा नोट कीजिए।
नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि दलपुंज आपस में जुड़े हुए हो तो उन्हें संयुक्त दली कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? संयुक्त दली, यानी आपस में दलपुंज क्या है? जुड़े हुए हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दलपुंज एक दूसरे से अलग अलग हो या पृथक हो तो उसे पृथक दली कहा जाता है। तो उसे पृथक दली कहा जाता है। नोट कर लीजिए परिभाषा दोनों। तो इसके बाद देखिए, जो ये आपके बाह्य दल और दल है वो पुष्पीय कली में किस प्रकार लगे हुए हैं, उनका क्रम किस प्रकार है, वो एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं या फैले हुए हैं। तो इस आधार पर इसको क्रम को बोला जाता है पुष्प दल विन्यास। यानी पुष्पीय कली में ये जो बाह्य दल और लगे दल के दल पुंज के लगे रहने के क्रम को क्या बोला जाता है? पुष्प दल विन्यास बोला जाता है। तो नेक्स्ट परिभाषा देखिए, पुष्पीय कली में बाह्य दल तथा दल पुंज के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मुख्यतः देखिए प्रकार है इनके, कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित। ठीक है, तो इस प्रकार के कई पुष्प दल विन्यास होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए, एक होता है वेक्सिलरी, यानी 4 प्रकार के पुष्प दल विन्यास, कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित और वेक्सिलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास क्या होता है, यह किन पुष्पों में पाया जाता है, कोर छादी क्या होता है, किन पुष्पों में पाया जाता है, व्यावर्तित क्या होता है, वेक्सिलरी क्या होता है। इन सब की हम परिभाषा विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिए पहले।
अब देखिए ये जो हम पढ़ेंगे ये थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि पुष्प दल, ये दल पुंज और बाह्य दल के लगे रहने के क्रम के आधार पर बताया गया है कि यदि बाह्य दल या दल की कोर है वो आपस में चिपकी हुई है, इस प्रकार देखिए, यानी ये कोर थोड़ी थोड़ी आपस में स्पर्श करती है तो इसको क्या बोलेंगे, कोर स्पर्शी। एक होता है कोर छादी और एक होता है व्यावर्तित। अब देखिए इस प्रकार में क्या होगा, मैं अभी आपको ओनली समझा रही हूं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, कोर छादी के अंदर व्यावर्तित में क्या होगा कि ये एक कोई बाह्य दल या दल है तो ये क्या करेगा, आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा। अतिव्यापित मतलब एक पेन है इसके ऊपर इस प्रकार इसको ढक देना, फिर ये वाला इसके आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा। तो एक विशेष दिशा होगी कि पीछे वाला आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा, उस प्रकार को क्या बोलेंगे, व्यावर्तित। लेकिन कोर छादी में क्या होता है कि कोई विशेष दिशा नहीं होती, इसमें तो विशेष दिशा होती है कि पीछे वाला आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है। कभी तो पीछे वाला आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा, कभी आगे वाला पीछे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगा। यानी जिसमें अतिव्यापन तो होता है लेकिन दिशा युक्त होता है तो वो तो होता है व्यावर्तित, और दिशा रहित होता है वो क्या कहलाता है, कोर छादी। है दोनों एक ही चीज। और पांचवा है वेक्जिलरी। वेक्जिलरी में क्या होता है कि किसी पुष्प जैसे मटर के अंदर 5 दल होते हैं, एक सबसे बड़ा जो सबसे बाहर रहेगा, फिर 2 छोटे वो अंदर, और फिर 2 और छोटे वो अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार की जो दल पुंज की बाह्य दल की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, वेक्जिलरी। कोर स्पर्शी यानी आपस में कोर है वो टच करेगी तो इसको बोलेंगे कोर स्पर्शी। और एक दूसरे पर अतिव्यापित है निश्चित दिशा से तो व्यावर्तित बोलेंगे, और दिशा रहित है तो उसको क्या बोलेंगे, कोर छादी। तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल बताऊंगी कि किस पौधे के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब की बार आपके सिलेबस में ये इतना साइट हो रहा है तो इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो अभी अपने क्लास का टाइम होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।